ओके, तो आज के लेक्चर में हमको कुछ एनिमेशंस देखने हैं और दूसरा कुछ एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं जो फैराडेज लॉ के ऊपर बेस्ड है, जो कि आप में से किसी कोई ने पूछे थे, तो वो हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। और दूसरा कि मतलब जो आगे का जो कंसेप्ट है तो वो भी हमको इसमें पढ़ने हैं। तो मोस्टली मतलब कुछ एनिमेशंस आपको दिखाने हैं जो जिससे आपको और अच्छे से वो समझ में आएगा। इसलिए मैंने ये लेक्चर, आज का लेक्चर एक्चुअली डेस्कटॉप पे लिया है, बोर्ड पे नहीं है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द एमसीक्यूज। जो कि मतलब सिंपल है एक्चुअली, बट okay, just consider this MCQ. Just read it once. Yes, I hope you can see the screen. Okay, so basically a coil of mean area 500 centimeter square and having 1000 turns is held perpendicular to the uniform magnetic field of 0.4 Gauss. The coil is turned through 180 degree in 1 by 10 seconds. Then the average EMF induced in the coil is, see here it's very simple, because वो क्या कहता है कि simply hello hello हाँ हाँ okay, so basically the coil of mean area 500 centimeter square. So basically ये एक suppose coil है, देखो suppose this is the coil, उसका एरिया दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हुए हैं। ओके, अभी सोचो कि इट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 गॉस। नाउ जस्ट रिमेंबर दैट ऑल दिस आर द एसआई यूनिट्स, सीजीएस यूनिट्स। ओके, ये जो हम देख रहे हैं ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स गोइंग टू बी अ सीजीएस यूनिट एक्चुअली। अगेन दिस 1000 टर्न्स, वो तो नंबर ऑफ टर्न्स है, उसको तो कोई यूनिट होता नहीं है। और तीसरा जो है गॉस, यहाँ पे ये जो गॉस है, इट इज गोइंग टू बी अ CGS unit again, remember. Just wait. Yes.
सो सी हियर, अभी सपोज ये जो कॉइल है, तो वो कॉइल का जो नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल दिखाएंगे यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल टू द कॉइल, ओके। तो और वो जो है ए बार, उसको हम डिनोट करेंगे, चलेगा ना, ए बार, yes. But now when this normal is just or this area is just rotated, turned through 180 degree in 1 upon 10 seconds, what does it mean? This coil is going to get turned like this through 180 degree, okay. So जैसे ये coil turn होगा 180 डिग्री से, तो उसके साथ साथ उसका जो नॉर्मल है वो भी तो टर्न होगा जरूर, ये देखो उल्टा बन जाएगा इस तरह से। तो अभी जबकि पहले वो जो नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन में था, राइट डायरेक्शन में, राइट, और अभी वो उल्टा हो गया, तो उसका जो रोटेशन है, तो वो रोटेशन 180 डिग्री से होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स जो है, फ्लक्स के अंदर कितना चेंज होगा वो हमको यहाँ पे निकालना है। देखो ठीक से, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स, व्हाट इज द इनिशियल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कॉइल, we can call it as phi 1, okay, and it will be actually equal to phi 1। हाँ, तो ये जो कॉइल है वो पहले सपोज ऐसा रखा हुआ था, और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स वाज प्रेजेंट इन दिस रीजन, इन दिस डायरेक्शन हियर सपोज, ओके। तो ये जो है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच इज प्रेजेंट हियर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। तो ये हो गया मैग्नेटिक इंडक्शन, और इस मैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हमने इस कॉइल को टर्न किया इस तरह से 180 डिग्री एंगल से, ओके। तो उसकी वजह से ये फ्लक्स के अंदर कितना चेंज होगा, देखो स्टार्टिंग में अगर देखते हो मैग्नेटिक इंडक्शन का जो डायरेक्शन है, तो वो इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक इंडक्शन, बराबर। तो दिस विल बी बी बार, राइट, and a bar is also in the same direction, so angle between them is going to be 0, correct. So we can say that this phi 1 here will be actually equal to b into, okay, sorry, n into b into a into cos phi cos 0, correct है। ये हो गया initial flux passing through this coil, no doubt. But what is the final flux passing through this coil? See here, phi 2 will actually be equal to, तो यहाँ पे जब ये उल्टा हो जाएगा तो उनके दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, सो इट विल बिकम 180 डिग्री इफ यू सी। सो उसके वजह से यहाँ पे क्या होगा कि phi 2 मतलब जब फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कॉइल इन दिस न्यू पोजीशन हियर, इट विल बी इक्वल टू NBA into cos of 180 here, and we can write this as NBA simply because we already know that this cos 0 is 1, but as we know that this cos of 180 is going to be minus 1, so we can replace minus 1 and here we can get this NBA minus of NBA here, correct है। तो इस तरह से हमको ये माइनस NBA मिलता है। अभी हम ये फैराडेज लॉ यूज करेंगे जो कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल in this rotation will actually be equal to minus of d phi by dt, correct है। But as we already know that this d phi is going to be actually phi 2 minus phi 1, मतलब final flux minus initial flux, and that is to be divided by the time in which that flux change takes place, right? So if we just put the values here, then we can get this minus sign kept as it is, okay, ये minus sign हमने सामने रखा इधर, और अभी अंदर में जो है phi 2 का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, ये माइनस NBA है, वो हमको यहाँ पे रखना है। So we can just put this value of phi 2 which is going to be minus of NBA and minus अभी phi 1, तो phi 1 का वैल्यू तो ये है NBA, so just put it here and get this NBA as well, and that is to be whole divided by this time t in this way. So here we can see this minus of minus 2 NBA यहाँ पे आएगा, देखो minus NBA and minus NBA just comes out to be minus 2 NBA, okay. So because of that here it will be minus 2 NBA divided by T. Just put the values and get the answer. Hello. अरे तो
सो यहाँ पे फिर हमको सब वैल्यूज डालनी है। ये -2 एम्पियर मतलब वो प्लस हो गया, ठीक है ना। और अब यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ n, n मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स विच इज गिवन टू बी 1000, मतलब ही 10⁻³ ओके, into magnetic induction is already given to be 0.4 Gauss, which is the CGS unit, so we have to keep it in CGS only, into area is given to be 500 centimeter square, so ये बन गया 500 centimeter square, it is also a CGS unit again, and 1/10 seconds, okay, so यहाँ पे आ जाएगा 1/10, जो ऊपर जाके बनेगा +10, राइट। सो इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो देखो हमको क्या मिलेगा, सो इट विल एक्चुअली बी, अच्छा अब यहाँ पे क्या है कि 2 into 500 क्या बनता है 1000, राइट। सो 1000 into 1000 comes out to be 10⁻6 and into 0.4, तो वो बनेगा 0.4 into 10 into 10⁻6। नहीं तो ठीक है, हम सभी यूनिट्स जो है तो उनको अगर सीजीएस से एमकेएस में अगर कन्वर्ट करके लेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी कि गॉस जो है 1 गॉस इज एक्चुअली 10⁻⁻4 टेस्ला, ओके, ये यूनिट कन्वर्जन याद रखो, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन का जो यूनिट है तो गॉस भी है और टेस्ला भी है, बट गॉस इज सीजीएस यूनिट एंड टेस्ला इज द एमकेएस यूनिट, so we can just have this 1 Gauss replaced by 10⁻⁻4 टेस्ला। सो यहाँ पे जो 0.4 गॉस है तो उसको वहां पे हमको 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। और ये जो 500 है तो 500 भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, राइट। तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए फिर से उसको 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसके कारण हमको ये नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या मिलेगा। सो वहाँ पे ये जो हमने किया वो तो करेक्ट हो गया, but this should be multiplied with 10⁻⁻8 as well, so that it can be written as, okay, so 4 into 10⁻², so this is 4 into 10⁻², volt, which can also be written as 0.04 volt, which is here as the option B, okay। तो ये हम समझ सकते हैं आराम से, okay, so this is going to be the आंसर, ठीक है, 0.04 वोल्ट, ओके। इसमें अगर कुछ डाउट है तो पूछो। Okay, let us see the next then. This is the second question. We'll see a long solenoid with 10 turns per centimeter has a small loop of area 3 centimeter square placed inside. Okay, normal to the axis of the solenoid. If current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.2 seconds, what is the induced voltage in the loop while the current is changing? Okay, देखो यहाँ पे ठीक से एक सोलेनॉइड हमारे पास है जिसका 10 टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, मतलब इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो दिया हुआ है 10, ठीक है। और अच्छा 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर ना, तो 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर है वो, तो उसको अगर हमको स्टैंडर्ड यूनिट में लिखना है तो सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि टर्न्स पर यूनिट लेंथ का जो है ऐसा यूनिट क्या होगा, टर्न्स पर मीटर होना चाहिए ना वो, तो वो टर्न पर सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, सेंटीमीटर के बदले हम यहाँ पे 10⁻⁻2 मीटर डाल देंगे, जिसकी वजह से ये ऊपर जाके हमको मिलेगा 10⁻³ टर्न्स पर मीटर, ओके, ये हो गया स्टैंडर्ड, ओके। और उसका एरिया भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ द लूप इज आल्सो गिवन टू बी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, which can also be written as 3 into 10⁻⁻4 meter square, okay। And also if the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.2 seconds, okay। तो अब देखो इसके अंदर जो करंट हमने पास किया है तो वो करंट हमने बढ़ाया
ठीक है, 0.2 एम्पियर पहले करंट फ्लो हो रहा था और अभी 4 एम्पियर करंट फ्लो होने लग गया, और वो भी 0.2 सेकेंड्स के अंदर। तो ये सब चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो अभी देखो इसमें होता क्या है ना कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द सोलोनॉइड? कैन यू डू यू नो? Magnetic induction due to solenoid is given by this formula mu naught into n into I. Already we have seen this in the moving currents or the magnetic field due to moving currents, right? तो इस चैप्टर के अंदर हमने ये देखा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक ड्यू टू द सोलोनॉइड, करंट इन द सोलोनॉइड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ओके, अभी ये हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो उससे हमको मैग्नेटिक इंडक्शन तो मिल जाएगा, इनिशियल भी मिलेगा और फाइनल भी मिलेगा। ओके, क्योंकि इनिशियल मैग्नेटिक इंडक्शन can be found out by using the initial current, which is given to be 2 ampere here, and the final magnetic induction can be found out by this using final current, which is going to be 4 ampere here. So we can call B1, which is here. Okay, so B1 will be actually equal to mu naught into n into I1. Okay, and B2 will actually be equal to mu naught n into I2. Yes, and here phi 1 and phi 2 भी हमको निकालने पड़ेंगे। Okay, so phi 1 is actually going to be B1 into capital A, that is area of the coil, right? And similarly phi 2 can be written to be actually equal to B2 into capital A, that is the area again. So we have to find out the induced EMF in the coil. So induced EMF here can be found out to be minus of d phi by dt, that is Faraday's law once again. But d phi matlab phi 2 minus phi 1. Okay, and that is to be whole divided by time t. Yes, and minus sign is also here. Okay, so अब यहाँ पे अगर हम ये तो वैल्यूज डाल देंगे तो देखो क्या होगा, तो phi 2 के बदले आ जाएगा b2 into a minus b1 into a, and that is to be divided by time as it is, so that we can get this induced EMF here to be simply equal to minus sign भूलो मत है यहाँ पे, ये माइनस साइन है, तो इट विल बी माइनस एंड b2 क्या है, ये देखो इधर ये पूरा b2 है। ओके, सो इसमें हमको मिल जाएगा म्यू नॉट इंटू n I2 इंटू a माइनस b1 इंटू a, राइट? एंड b1 क्या है देखो यहाँ पे, तो वो है म्यू नॉट n I1 into a again. Yes, and then this whole thing is to be divided by time t here, so that we can get in the next step, that is okay। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं देखो, so you can just take this all these things common, mu naught common, n common, a भी common, और अंदर में क्या बचेगा, simply I2 minus I1, करेक्ट है? And that is to be whole divided by time, that is t here, so that we can just put all the values here and get it as mu naught, which is already we know that it is 4 pi into 10 raised to minus 7, sorry plus 7. Okay, this is the value of mu naught, no sorry minus 7 into n, number of turns per unit length कितना है, ये देखो इधर 10 raised to 3 है। Yes, so we got to replace it by that, so here it is 10 raised to 3, and what is the area is, it is 3 into 10 raised to minus 4. Okay, so this is 3 into 10 raised to minus 4, and this thing is to be multiplied with I2 minus I1. So what is I2 minus I1? See carefully, I2 is nothing but 4 ampere and this is 2 ampere. Yes, and hence it becomes 4 minus 2, and that is to be whole divided by the time, which is 0.2 seconds, right? So that we can just get this
simplified further as, so e becomes actually equal to minus kept as it is 4 into pi. अच्छा ये क्या है ना, 4 और 0.2 इसको रिड्यूस करो, नहीं तो ठीक है रखो वैसे ही। तो 4 इंटू 3 कितना बन रहा है 12, ओके सो इट विल बी 12 पाई into what is this 10 raised to minus 7 into 10 raised to 3 into 10 raised to minus 4, कितना बन रहा है ये, minus 7 minus 4 becomes 10 raised to minus 11 and plus 3 comes out to be 10 raised to 8 minus 8, okay so this is 10 raised to minus 8 and here it is going to be 2 and divided by 0.2, okay तो ये अगर हम कैंसिल करेंगे ना तो यहाँ पे 10 बचा रहेगा, राइट so what you can get is e is equal to minus 12 into pi का वैल्यू 3.14 into 10 into 10 raised to minus 8 कितना बन रहा है 10 raised to minus 7, नहीं तो रखो 10 को वैसे ही रखो, ठीक है 10 raised to minus 7 will be better, ओके अभी अगर 12 और 3.14 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमको क्या मिलेगा 36, क्योंकि 12 3 जा 36, राइट सो 36 के आसपास आंसर हमको मिलना चाहिए into 10 raised to minus 7, which can also be written as 3.6 into 10 raised to minus 6 volt, and this is actually going to be there in the option D here, okay which must be the correct one. So 3.8 into 10 raised to minus 6 हमने अप्रोक्सीमेट किया ना, ये 14 को छोड़ दिया ना ऊपर का, तो उसकी वजह से थोड़ा आंसर ज्यादा तो आना ही था, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन डी हियर, ओके समझा ठीक से या कुछ डाउट है? देखो इन जनरल इसको हम थोड़ा ऊपर के लेवल से ऐसा देख सकते हैं कि जो फ्लक्स पास होता है इस कॉइल में से, इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होने की वजह से जो फ्लक्स पैदा होता है ना, तो वो फ्लक्स एक्चुअली करंट पे डिपेंड करता है, ओके सो फाई इज एक्चुअली इक्वल टू बी इंटू ए, ये तो हमको पता ही है नो डाउट, बट हियर बी के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया, देखो बी जो है मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है ड्यू टू सोलोनॉइड, it actually depends on mu naught into n into I, करेक्ट है सो b जो है वो I पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, सो उसकी वजह से फाई जो है इस फाई के फॉर्मूला के अंदर किधर न किधर म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू ए, तो इसका मतलब ये जो फाई है दिस फाई विल डायरेक्टली डिपेंड ऑन करंट आई, करेक्ट है एंड जस्ट बाय चेंजिंग दिस करंट हियर, सो जैसे हम चेंज करंट को चेंज करेंगे, ठीक है इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से हम फाई को चेंज कर सकेंगे, ओके और जैसे ही फाई चेंज होगा तो फाई के चेंज होने की वजह से यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि फैराडेज लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल is always equal to the rate of change of magnetic flux linked with it, so d phi by dt होता है, बट यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि phi is proportional to I, right and the constant of proportionality between these two phi and I is actually called as self inductance of that solenoid and if it is always denoted by L, ये हमको कंसेप्ट आगे चल के देखना है और वो अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमको मिलेगा माइनस ऑफ d by dt of phi which is nothing but L into I, so that L is going to be a constant which can be taken out and we can be left with di by dt inside the bracket, so this is going to be actually the formula for induced EMF when the flux linked with a coil or solenoid actually changes due to the change in current in itself, okay जब किसी कॉइल के में से करंट चेंज होता है तो उसकी वजह से उसका फ्लक्स चेंज होता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर जब इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है तो उसको हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, तो हमका आगे चल के करना ही है, ठीक है बट इस यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, सो आई होप सो, अगर कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स में डालो फटाफट। ठीक है सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
See here, this is also based on Faraday's law. Okay. I hope you can see the question carefully. Yes, a magnetic field B is confined to the region R less than equal to A. Yes. Okay, so देखो लिखिए यहाँ पे the magnetic field B is confined to a region R less than A and the points out the paper that is along the Z axis R equal to 0 being the center of the circular region. Okay, देखो लिखिए यहाँ पे होता क्या है ना कि there are two coordinate systems. One is the Cartesian coordinate system, which we already know that this is the x-axis and suppose y-axis. So every point has the two coordinates, right? X coordinate and y coordinate. इस तरह से होता है. तो ये समझो यहाँ पे point है. तो उसका हम x coordinate ढूंढ सकते हैं by drawing the perpendicular and y coordinate भी ढूंढ सकते हैं by drawing the perpendicular on y axis like this. Okay, this is called as a Cartesian coordinate system. But there is another coordinate system which is called as the polar coordinate system, in which there is a pole and origin. तो ये समझो origin है और यहाँ पे ये pole है suppose, ठीक है? So this is the pole. So कोई भी point जो होता है इस पूरे system के अंदर वो दो पैरामीटर्स से कैरेक्टराइज होता है. एक पैरामीटर मतलब उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. तो समझो ये पॉइंट है यहाँ पे, तो इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस जो है तो वो मेजर करेंगे, उसको हम बोलते हैं आर. और उसका जो एंगल बनता है इस पोल के साथ तो वो भी हमको कंसिडर करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं थीटा. तो आर और थीटा ये दो जो है कोऑर्डिनेट्स बनते हैं इस पॉइंट के, ये इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. और जबकि यहाँ पे पहला वाला जो हमने देखा तो उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. Here it is x and y. These are the two coordinates of this any point in the plane. Okay, तो अब यहाँ पे हमने polar coordinate system के बारे में डिस्कस किया जा रहा है. तो ये जो बोल रहे हैं कि in the region r less than equal to a का मतलब क्या होता है कि in all the points at all the points which are less than equal to a at a distance less than equal to a there is a uniform magnetic field produced in the space and that is pointing outwards. That means the diagram will be somewhat like this. See here, suppose this is the region in which the magnetic field will be produced. Okay, and this magnetic field will be directed in outwards. Okay, तो यहाँ पे जो है outward direction में magnetic field रहेगा, तो उसको हम दिखा सकते हैं इस तरह से एक dot surrounded by a circle. Okay, तो ये है magnetic field दिखाने का तरीका. ठीक है, the magnetic field is directed in the outward direction here. Yes. Okay, ये magnetic field है, मतलब magnetic lines of force are cutting this plane in the outward direction. मतलब हमारी तरफ है वो, हमारी तरफ ये magnetic field का direction है. ठीक है, so this is the representation of magnetic field. And at the same time there is x-axis and y-axis which is at the center here. तो ये समझो हमारा y-axis है और ये suppose x-axis है. ठीक है, और सेंटर जो है तो वो ओरिजिन पे है. ये देखो ये सेंटर है, तो वहां पे r इक्वल टू 0 पॉइंट आता है. ठीक है, दिस इज द सेंटर, इट इज द ओरिजिन. यस, एंड नाउ सपोज दैट यस एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन टू बी a हियर. ये जो इस सर्कल का जो रेडियस है तो वो a है. ठीक है, छोटे सर्कल का रेडियस a दिया हुआ है. ओके, नाउ अ चार्ज्ड रिंग having the charge equal to q and radius equal to b and where b is greater than a or and mass m lies in xy plane with its center at the origin. इसका मतलब ये रिंग जो है वो जरूर कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए, है कि नहीं?
So ring is concentric to this magnetic field. So let us see this ring here. This is the ring. Okay, ये जो रिंग है इसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है. ठीक है, कितना चार्ज रखा हुआ है? Q इतना चार्ज रखा हुआ है इस रिंग के ऊपर, इस तरह से. ओके, suppose positive charge is kept on this ring like this. Okay, and now what is done is its mass is given m, and this ring lies in the xy plane with its center at the origin. Okay, the ring is free to rotate about its rotate, मतलब ये ring जो है वो rotate होने के लिए free है, and it is at rest initially. If the magnetic field is brought to zero in time delta t, then the angular velocity omega of the ring after the field vanishes is. अभी सोचो यहाँ पे कि जब फील्ड वैनिश हो जाएगा तो उस केस में फिर इस रिंग का एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा वो हमको पूछा है. बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जब ये फील्ड वैनिश हो जाएगा तो उस फील्ड के वैनिश होने की वजह से एक रिंग रोटेट क्यों होगा? व्हाई द रिंग विल स्टार्ट रोटेटिंग व्हेन दिस फील्ड विल जस्ट गेट वैनिश्ड? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? व्हाई द रिंग विल रोटेट when this field will get vanished? Yes, see here, when this field will get vanished, so there is a change in magnetic flux linked with this ring, right? तो इस पूरे रिंग के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो अभी कितना है बताओ? हाउ मच मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद दिस कॉइल? phi is as we know already that it is b into a, करेक्ट है? तो इसलिए इस पूरे कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? तो वो रहेगा एक्चुअली b मतलब b तो b ही है, बट व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद इट? एरिया जो इसका है मैग्नेटिक फील्ड का है तो वो a है, तो इसलिए उसको हम बोल देंगे m पाई इंटू a स्क्वायर. ठीक है, पाई इंटू a स्क्वायर, क्योंकि ये छोटे वाले रिंग का मतलब छोटे वाले जहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है उसका एरिया a है, बट इस रिंग का जो एरिया रिंग सॉरी इसका रेडियस a है, लेकिन ये रिंग का जो रेडियस है तो वो b है. तो इसलिए अब यहाँ पे फ्लक्स निकालने के लिए हमको उतना ही एरिया लेना पड़ेगा जितने में मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो a इतने रीजन में ही रखा हुआ है. तो इसलिए यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल बी b into pi a square. Okay, this is phi 1 actually. It is the initial magnetic flux. What is phi 2? That is final magnetic flux. It is going to be 0 because it is clearly mentioned here that the magnetic flux field is vanished. Okay, it is brought to 0 in this time delta t. Okay, तो इस टाइम डेल्टा t के अंदर ये फ्लक्स हमको 0 लाया गया. ओके, तो फ्लक्स का चेंज कितना हुआ? जो वो पहले था उतना ही हो गया, और डेल्टा t टाइम इंटरवल दिया हुआ है. So what will the EMF induced in this coil? According to the Faraday's law, the EMF induced in this coil will be actually E is equal to minus of d phi by dt, correct है? Where this phi 2 is going to be 0 minus phi 1 which is going to be b into pi a square, correct है? And that is to be whole divided by delta t, that is the time interval in which this EMF is produced, right? Okay, so induced EMF तो हमको मिल गया, चलो ठीक है. So we can write it as, ये माइनस ऑफ माइनस अगर प्लस कर दो तो उसको हम लिख सकेंगे b into pi a square divided by delta t, right? So this is going to be the induced EMF produced in this coil. Okay, इस coil के अंदर इतना induced EMF पैदा होगा which will cause a current to flow through it, right? And that current will be directed in such a way that it will oppose the change in magnetic flux which is causing it. तो अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वैनिश होने जा रहा है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर वैनिश होगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर गायब होगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड को गायब न होने देने के लिए उसको मेंटेन करना पड़ेगा, और उसकी वजह से उसको करंट ऐसे डायरेक्शन में फ्लो होना पड़ेगा जो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करे जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी है. तो राइट हैंड रूल अगर हम अप्लाई करेंगे
तो हमको ये मानना पड़ेगा कि करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन हियर, द करंट इन दिस कॉइल विल बी डायरेक्टेड इन दिस आउटवर्ड डायरेक्शन, राइट। ओके, तो इस बाहर के डायरेक्शन में ये कॉइल इस तरफ हमको करना ये मूव होगा, यस। सो इट विल, द इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इस कॉइल के अंदर पैदा हो रहा है, तो वो कौन से डायरेक्शन में करंट पैदा करेगा, क्लॉकवाइज वी कैन से, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो उसके अंदर करंट पैदा होगा, जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा करेगा, जो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को वैनिश होने नहीं देगा, मतलब इसका उसको वैनिश होने से अपोज करेगा एक तरफ से। तो ये हम देख सकते हैं। सो इसलिए द current in this coil, current produced in this coil will be in the anti-clockwise direction here. This will be the direction of current in this coil. Okay, and how much current will be produced in the coil, तो वो भी हम देख सकते हैं। अच्छा, लेकिन उसका रेजिस्टेंस वगैरह तो कुछ नहीं दिया है कि नहीं, बट मास इज गिवन। ओके, okay, suppose I is the current flowing through this coil due to this induced EMF, then automatically the situation is like current carrying conductor is kept in a, or current carrying loop is kept inside a magnetic field, बराबर है। तो ये ऐसा सिचुएशन हो गया जैसा कि करंट कैरिंग लूप जो है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। और ये भी हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में मतलब मैग्नेटिक इंडक्शंस और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग करंट्स के अंदर देखा है कि कोई भी लूप जो होता है, करंट लूप जब इस किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है इस तरह से, ये सपोज एक करंट लूप है और इसको हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो जैसे हम इसको रखते हैं तो उसकी वजह से उस लूप के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक टॉर्क काम करता है, याद है सभी को, टॉर्क इसके ऊपर काम करता है, जो कि हम देखते हैं कि अब देखो एक एक वैसे तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होता ही है, एंड दिस फोर्स इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक इंडक्शन एज वेल एज द हाँ लेंथ ऑफ द करंट, और करंट का डायरेक्शन होता है। और ये लूप के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है तो वो एक्चुअली दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन बी, और दूसरा इस नॉर्मल का डायरेक्शन, उसको हम बोलेंगे ए, ठीक है। और जो टॉर्क जनरेट होता है तो वो टॉर्क इज दैट इज गिवन बाय दिस एम बार क्रॉस बी बार, करेक्ट है, एम बार क्रॉस बी बार, एंड हियर दिस टॉर्क विल बी जनरेटेड ऑन दिस कॉइल। तो अब यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, निकाल सकते हो? एक्चुअली m विल एक्चुअली बी n, n तो वन ही है, n i a होता है ना वो, तो करंट I into area of the coil which is pi b square, and that is multiplied with b, that is a magnetic induction. So this much will be the torque. ओके, नहीं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सिंपली वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। देखो जैसे ये टॉर्क एक्ट होगा तो उसकी वजह से ये कॉइल रोटेट होने लगेगा, और उसके अंदर जो काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पैदा होगा
that will be given by this half I omega square. And what is the work done by this current? So work done when this current flows through the coil will actually be equal to, जैसा कि हमको पता है वर्क डन इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर वर्क डन होता है वी आई टी, तो यहाँ पे आ जाएगा E इंटू आई इंटू डेल्टा टी, जिसको हम लिख सकेंगे E मतलब यहाँ पे B इंटू पाई ए स्क्वायर एंड दैट इज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इंटू आई इंटू डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी सीधा कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा वर्क डन टू बी सिंपली इक्वल टू बी आई पाई ए स्क्वायर, right? And if this is equal to the kinetic energy, don't forget that here this I here is nothing but the moment of inertia, okay, of the ring का moment of inertia कितना होता है हमको पता है already, about the diameter, so it will be mr square by 2 actually, so radius उसका b है ना, तो mb square by 2 actually, तो ये हो गया ring का moment of inertia about diameter and that is multiplied with omega square. It should be equal to this. ठीक है, इसका मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। So let us stop here. Thank you all of you.